हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 30th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 29 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ, चाहे वो जनरल क्वेश्चन हो या फिर एडिशनल एक्सरसाइज का हो। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है कि ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ इसी के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिर्फ दो फार्मूले हैं, पहला कुलॉम्स लॉ है और दूसरा गॉस लॉ है। ठीक है ना, हम लोगों के सिलेबस में। तो जो कुलॉम्स लॉ है वो हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। कहीं अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके द्वारा अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे तो हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन गॉस लॉ का यूज हम तब करते हैं जब चार्ज का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोग गॉस लॉ से मत निकालो, क्योंकि गॉस लॉ एक ट्रिक के रूप में यूज करते हैं और बहुत इजीली जो है 2 से 3 लाइन में हम लोग फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। और उसी को अगर हम लोग कुलॉम्स लॉ से करते हैं तो थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर जगह पे कुलॉम्स लॉ का यूज हम लोग करते हैं जब भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों को कुलॉम्स लॉ से ही करना है, यानी कि गॉस लॉ से नहीं करना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कुलॉम्स लॉ, और उसी का यूज करना है। तो आइए सोचते हैं और फिर करते हैं। तो सबसे पहले एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी लंबाई जो है, और इसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर से वाई डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट में P मान लेता हूँ। ठीक है ना, जो कि इसका सेंटर से इसका दूरी मैं लिया हूँ। ठीक है ना, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो कि इसके सेंटर से वाई डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबिलिटी आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, चलो। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली, तो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कह नहीं रहा है किस टाइप का चार्ज है, तो मैं प्लस का कर देता हूँ। अब क्या करना है कि इसी वायर की वजह से, जिसका इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी वजह से हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पे क्या होगा। तो जहाँ कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं और फिर उसको फील कराते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, कितना फोर्स फील कर रहा है, और तब हम जाके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक टेस्ट चार्ज Q0 लेकर आना होगा, रखना होगा इस P पॉइंट पर। ठीक है ना, ताकि पता चले कि इस पर कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमें पता है कि जो कुलॉम्स लॉ होता है हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे तो चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कट कर लेते हैं जो कि पॉइंट की तरह ही फील कर रहा है हमें, जिसका थिकनेस dx होगा और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन dq होगा, क्योंकि जो टोटल लंबाई है लेंथ का, उसके ऊपर टोटल चार्ज हमारे पास q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी डेंसिटी दिया हुआ है कितना है, लेमडा है। और लेमडा पता है आप लोगों को क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है ना, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अगर स्मॉल थिकनेस के लिए अगर हम लोग लेंगे तो भी लेमडा ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, dq अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ से dq की वैल्यू हम लोग निकाल के रख सकते हैं, dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा dx। ठीक है ना, इसका हम लोग आगे यूज कर लेंगे। अब देखते हैं कि dx के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि बाकी को अभी इग्नोर करते हैं, सिर्फ dx के बारे में सोचते हैं। तो dx से मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। ठीक है ना, और जो dx है इसके सेंटर से x दूरी पे रखा हुआ है, क्योंकि x दूरी पे रखा होगा तभी इसको हम dx कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Q0 अगर चार्ज है और यहाँ पे अगर dx अगर पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब कि, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा।
और ये क्या होगा, डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि स्मॉल जब चार्ज फोर्स लगाएगा तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी। अब मान लो कि ऐसा ही एक सिमिलर चार्ज दूसरे साइड में भी होगा, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर से अगर एक्स डिस्टेंस पे इधर होगा तो एक्स डिस्टेंस पे इधर भी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर डी एक्स अगर होगा और यहाँ से भी अगर इसकी दूरी कितना हो जाएगा, अगर आर होगा तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा डी, ठीक है ना। मतलब कि इसका सिमिलर दूसरा वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि इस साइड के हर एक पॉइंट का सिमिलर पॉइंट सेकंड पार्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब इस दोनों का अगर हम कंपोनेंट निकालें तो अगर मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसको अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है ना। इसको क्यू नॉट को मैं हटा देता हूँ, ये अंडरस्टूड है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब डी का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल लगा होता है वो कॉस थीटा का कंपोनेंट होता है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे जो ये वाला जो चार्ज लगा रहे डी, इसका भी सेम तरीके से ही कंपोनेंट होगा। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, जिसके साथ एंगल नहीं लगा है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और जिसके साथ एंगल लगेगा वही एंगल ऊपर कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर इन दोनों चार्ज की वजह से अगर हम नेट की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो ये जो डी साइन थीटा है और ये डी साइन थीटा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट केस बना रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ ऊपर वाले डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे डी एक्स अगर यहाँ तक जाएंगे तो वैसे ही सिमिलर जो चार्ज होगा वो इधर डी एक्स मिल जाएगा। मतलब कि सभी पॉइंट का एक इक्वल और अपोजिट पॉइंट दूसरे साइड में मिल जाएगा और उसका भी इफेक्ट सेम ऐसे ही होगा, दोनों साइड अगर मिलाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर बार कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट हर बार रह जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं तो फिर डी की वैल्यू क्या होगा। तो कुलाम्स लॉ के हिसाब से डी की जो वैल्यू होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू अपॉन और इनके बीच की दूरी कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये डी क्यू के द्वारा चार्ज होगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं डी को, तो डी को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डी की जगह पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई नेट की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ई नेट की बात करेंगे तो डी कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू किसकी वजह से आ रहा है, डी कॉस थीटा की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी कॉस थीटा। अच्छा, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा तो उसको रख लेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी की जगह पे इसके वैल्यू को रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो डी की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख देता हूँ और डी क्यू को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ लेमडा डी एक्स। तो यहाँ पे लेमडा डी एक्स आ जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर, और आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह पे लिख सकते हैं √x² प्लस y² लिख सकते हैं। तो अगर आर स्क्वायर अगर लिखें तो आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है ना। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y²। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब dx का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो चूंकि जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना। तो जब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो -∞ से इसका लिमिट कहाँ तक होगा, +∞ तक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी चीज़ें बाकी एक्स्ट्रा है उसको हम लोग बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा -∞ से +∞ dx अपॉन, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा भी होगा ना, देखो कॉस थीटा छूटा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस y² कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो dx लगा हुआ है, यानी कि dx वेरिएबल है और है भी, क्योंकि dx को हम लोग यहाँ तक ले जाना है, ठीक है ना। एक तरफ का अगर कैलकुलेट करें तो dx x दूरी तक चलना है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग dx की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे थीटा की भी तो वैल्यू चेंज होगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे अगर dx आएगा तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना।
तो दोनों वेरिएबल है, जैसे dx चेंज होगा वैसे थीटा भी चेंज होगा। तो इस तरह के जब जो क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कुछ मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो आप लोग जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, थोड़ा बायो वाले ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लेते हैं जिससे ये जो इंटीग्रेशन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं x को मान लेता हूँ y tan थीटा। क्यों मान लेता हूँ? क्योंकि y tan थीटा मानूंगा तो यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को ईजिली चेंज किया जा सकता है और बस यहाँ पे cos थीटा बच जाएगा। तो अगर हम इसको dx अगर करें तो क्या हो जाएगा, y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट को अगर हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को एक काम और कर सकते हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी से जब प्लस इन्फिनिटी होता है ना, तो बीच का अगर कोई टर्म ले लें, जैसे मान लो कि माइनस इन्फिनिटी पे से पहले जीरो होगा और फिर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे दो इंटरवल में अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k लैम्डा और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से जो प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ से 0 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग x की जगह पे हम लोग जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिलेगा वो थीटा की वैल्यू हमें 0 मिलेगा। और जब x की जगह पे जब इन्फिनिटी रखेंगे हम लोग तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिलेगा वो π/2 मिलेगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन y हो जाएगा और 1090 की वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। 1090 की वैल्यू ही हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग जब 0 और इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 और π/2 होगा। क्यों हम लोग ऐसा किए, क्योंकि अब जो हमको इंटीग्रेट करना है वो डी थीटा के टर्म में करना है। तो डी थीटा के टर्म में ही हमारा क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन का लिमिट आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे k 2k लैम्डा 0 से इन्फिनिटी और dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो y सेक स्क्वायर थीटा आ गया है, इसकी वैल्यू रख लेंगे y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की जगह पे क्या रखना है, y tan थीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि y स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से और ये हमारा ई नेट की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ई नेट की जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2k लैम्डा और यह है 0 से इन्फिनिटी और देखो y से y कट जाएगा तो अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक y आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा, y। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है और ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, cos थीटा डी थीटा बच जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है ना, ताकि ये दोनों वैल्यू कट जाए और आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग को ये इजी हो गया करना, ठीक है ना। तो देखो ई नेट इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, ई नेट इक्वल टू यहाँ पे 2 और k की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लैम्डा लिख लेते हैं, ठीक है ना। और y आ गया और cos का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है और ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नेट की जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और यही सेम आंसर हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा हम लोग गॉस थ्योरम से भी सॉल्व किए थे, ठीक है ना। सेम इतना ही आया था। तो यही आंसर हम लोग कूलॉम्स लॉ के द्वारा भी निकाल लिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।